हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे हॉर्टिकल्चर का जो आपका पेपर होना है कल, यानी कि 20 तारीख को। ठीक है, तो उसमें हमने आपको लगभग काफ़ी क्रॉप्स के बारे में बता दिया था और जो आपकी रह गई थी उसका हमने पीडीएफ फोटोज़ के माध्यम से हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो उसे पढ़ लेना आप एक बार, और उससे रिलेटेड जो आपकी जितनी भी क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम अभी चर्चा कर लेते हैं। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली क्रॉप है आपकी रेवोल्फिया। रेवोल्फिया को हिंदी में कहते हैं सर्पगंधा। क्या कहते हैं? रेवोल्फिया को हिंदी में कहते हैं सर्पगंधा। ठीक है, तो सर्पगंधा में रिजर्विन, सर्पेंटीन, सर्पेंटनीन आदि रासायनिक अवयव पाए जाते हैं, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, हैजा आदि में लाभकारी होता है। ठीक है, उसके बाद किसमें, यानी कि रिजर्विन, सर्पेंटीन और सर्पेंटनीन आदि रासायनिक अवयव पाए जाते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप, ये क्वेश्चन आपसे पिछले एग्जाम 2021 में पूछा भी गया था कि उच्च रक्तचाप के लिए कौन सी फसल जो है उपयोगी होती है, तो वह कौन सी होती है? वह होती है आपकी रेवोल्फिया। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना। देखा होगा आपने पिछले वाले पेपर में, प्रीवियस ईयर का पेपर का बहुत ज़्यादा मैटर वहाँ पर मिला था आपको इकोलॉजी के पेपर में। ठीक है, तो उस पेपर को एक बार सॉल्व कर लेना। यदि आपने सॉल्व नहीं किया है तो हमने अपने चैनल पर उसको प्रोवाइड करा दिया है, तो प्लीज़ देख लेना। हॉर्टिकल्चर के नाम से 2021 के नाम से पेपर पड़ा हुआ है, प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनकी जड़ों में रासायनिक अवयवों की मात्रा, इनकी जड़ों में रासायनिक अवयवों की मात्रा 1.7 से 3% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1.7 से 3% तक पाई जाती है। यदि हम रेवोल्फिया के इंसेक्ट के बारे में बात करें, बिकॉज इंसेक्ट के बारे में इसलिए कि इसके बारे में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी थे, जैसे आपकी बॉटानिकल नेम, फैमिली, ऑरिजिन, क्रोमोसोम नंबर, यूजफुल पार्ट, क्लाइमेट, सॉयल, पीएच, वेराइटीज, प्लांटिंग डिस्टेंस, सोइंग टाइम, सीड रेट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एंड ईल्ड, ये सभी पॉइंट्स हमने आपको पिछली वीडियोस में बता दिए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके इम्पोर्टेंट तत्व होते हैं, या उनमें कोई ऑयल पाया जाता है, या उनके इंसेक्ट और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, और उनका क्या योगदान है हमारे विश्व में या भारत में, उन पर बात करेंगे। बाकी कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार की प्रैक्टिसेस की बात नहीं करेंगे। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, और यदि आप इसके बाद देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको पहले देख लें, और उसके बाद हम उसका जो लिंक होगा वह हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जो है देख लेना, लेकिन देख के अवश्य जाना वो वीडियो, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे बात करते हैं इंसेक्ट के बारे में। तो जो आपके इंसेक्ट होते हैं उसमें पहला इंसेक्ट लगता है आपका निमेटोड। कौन सा लगता है? निमेटोड। तो निमेटोड के बचाव हेतु नीम की खली 15 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर, कितनी? 15 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। निमेटोड यानी कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं सूत्रकृमि, क्या बोल देते हैं? जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं सूत्रकृमि। तो जो सूत्रकृमि होता है उसके बचाव हेतु नीम की खली 15 से, यानी कि जैसे हम बोलते हैं केक ऑफ नीम, इंग्लिश में कह देते हैं केक ऑफ नीम, तो नीम की खली 15 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। ठीक है, तो निमेटोड कीट से हमें जो है कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद टर्माइट, यानी कि टर्माइट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं टर्माइट को? जो आपकी होती है दीमक, दीमक को हम इंग्लिश में टर्माइट बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आपका जो टर्माइट के लिए यूज़ किया जाने वाला केमिकल है वह है आपका क्लोरीपायरीफॉस। कौन सा है? क्लोरीपायरीफॉस है। जहाँ भी आपको दीमक को दूर करना हो, दीमक को भगाना हो, तो वहाँ पर आप क्लोरीपायरीफॉस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। टर्माइट जैसे इसका प्रयोग उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ औसत वर्षा कम होती है। बचाव हेतु उचित समय पर सिंचाई करते हैं। और क्लोरीपायरीफॉस 20 EC यानी कि EC का मतलब होता है इमल्सन कंसंट्रेट। क्या होता है? इमल्सन कंसंट्रेट होता है। क्या होता है? इमल्सन कंसंट्रेट होता है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 20 EC के घोल से टुकड़ों को उपचारित करते हैं।
टुकड़ों को उपचारित करते हैं। टुकड़े मतलब रिवोल्फिया के यानी कि जो सर्पगंधा के जो टुकड़े होते हैं उनको हम उपचारित कर देते हैं यानी कि सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो जो है टर्माइट आपकी नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद डिजीज़ के बारे में यदि हम बात करें तो डिजीज़ जो होता है पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। यह कवक द्वारा फैलने वाला रोग है जिसमें पत्तियों पर सफ़ेद चूड़ बन जाता है। क्या बन जाता है? पत्तियों पर सफ़ेद चूड़ बन जाता है। बचाव हेतु कैराथेन का 0.05% घोल का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं? बचाव हेतु कैराथेन का 0.05% घोल का छिड़काव करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली क्रॉप है आपकी डायस्कोरिया। क्या है? डायस्कोरिया। डायस्कोरिया को हिंदी में हम कहते हैं रतालू। क्या कहते हैं? डायस्कोरिया को हिंदी में हम कहते हैं रतालू। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो डायस्कोरिया का यूजफुल पार्ट होता है वह होता है आपका ट्यूबर। क्या होता है? वह होता है आपका ट्यूबर होता है। ठीक है, अब ट्यूबर के बाद जैसे आपका ट्यूबर हो गया उसके बाद कंद में सैपोजेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सैपोजेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? सैपोजेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि भारतीय डायस्कोरिया के कंदों में 0.6 से 10.3% 0.6 से 10.3% तक सैपोजेनिन होता है। कितना होता है? 0.6 से 10.3% तक सैपोजेनिन होता है। कंदों में कुछ एल्कलॉइड एपीस्माइलेजेनिन और रूमाइलेजेनिन भी पाए जाते हैं। इनको आप याद रख लेना, जो आपके एल्कलॉइड हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रा याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद इंसेक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो इंसेक्ट में आपका एफिड लगता है, यानी कि एफिड जो क्या करता है? एफिड हमेशा रस को सक करता है। क्या करता है? रस सक करता है। सक करने का मतलब रस को चूसता है। तो जितने भी आपके चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं उनके लिए हम या तो हम डस्ट का प्रयोग कर दें या फिर हम यहाँ पर कुनाल फास का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुनाल फास का प्रयोग कर सकते हैं। तो एफिड के लिए कुनाल फास 0.05% घोल का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद लीफ ईटिंग कैटरपिलर, यानी कि पत्ती को खाने वाले जो आपके कैटरपिलर होते हैं, लीफ ईटिंग कैटरपिलर, जिसे हम कैटरपिलर को हम बोलते हैं इल्ली। क्या बोलते हैं? इल्ली हिंदी में कह देते हैं। तो इसके लिए हम डाईमेथोएट 0.05% का घोल 0.05% घोल का प्रयोग करते हैं। डिजीज़ के बारे में यदि हम बात करें तो रोग इसमें एंथ्रेक्नोज लगता है। एंथ्रेक्नोज को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इसका जो है श्याम ब्रहड़। एंथ्रेक्नोज को हम श्याम ब्रहड़ रोग के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में आपको श्याम ब्रहड़ रोग लिखा मिलेगा। ठीक है, क्या लिखा मिलेगा? श्याम व्रहड़ रोग लिखा मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग कोलेक्टोट्राइकम ग्लोस्पोराइडस, ठीक है, कवक जो इसमें लगता है ये जो है आपका कवक है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा यह लगने वाला रोग है। उसके बाद अगली है आपकी मेंथा क्रॉप। कौन सी है? मेंथा है। 1 सेकेंड आप रुक जाइए। अगली है आपकी मेंथा क्रॉप। ठीक है, तो देखिए मेंथा क्रॉप के बारे में यदि हम बात करें तो जो आपकी मेंथा का मतलब होता है पुदीना। क्या होता है? पुदीना होता है। क्या होता है? पुदीना होता है। तो जो आपकी मेंथा क्रॉप होती है उसे हम पुदीना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पुदीना एक बहुवर्षीय सदाबहार शाकीय पौधा है। कैसा है? यानी कि हर्बेसियस प्लांट है। कैसा है? हर्बेसियस प्लांट है। भारत विश्व का लगभग 75% मेंथा का उत्पादन करता है। भारत जो है अकेले, सिर्फ और सिर्फ भारत पूरे विश्व का लगभग 75% मेंथा का उत्पादन करता है। कितना? 75% मेंथा का उत्पादन करता है। पुदीना की खेती मुख्य रूप से इसके तेल से रासायनिक जैसे मेंथॉल, मेंथन और मिथाइल एसीटेल या लिनालून प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो ये इससे जो है आपके ऑयल
प्राप्त होते हैं, जैसे आपका मेंथॉल होता है, ठीक है, मेंथॉन होता है, मिथाइल एसीटेट होता है और लिनालून होता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लिनालून निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो लिनालून के बारे में आपको याद रखना है, मेंथा से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अगला जो है इंसेक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो इंसेक्ट जो है वह आपका टर्माइट लगता है। टर्माइट के लिए हमने आपको बता ही दिया कि क्लोरीपायरीफॉस जो आपका होता है रसायन होता है, क्लोरीपायरीफॉस 20 EC के घोल से भूस्तारियों को उपचारित करके बोते हैं, भूस्तारियों को उपचारित करके बोते हैं, यानी कि सकर्स जो होते हैं उन्हें भूस्तारी कहते हैं, ठीक है, उपचारित करके बो देते हैं। हैरी कैटरपिलर यानी कि बालदार सूड़ी, तो यह पौधों की पत्तियों को खाते हैं। बचाव हेतु इंडोसल्फान 35 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसमें यूज़ करते हैं। एफिड के बारे में यदि हम बात करें तो एफिड जो है इंडोसल्फान 35 EC, देखिए इंडोसल्फान एक प्रकार की डस्ट होती है, ठीक है, तो इंडोसल्फान का हम प्रयोग कर लेते हैं 35 EC 500 से 70 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, इसमें हम मिला करके इसका घोल बना करके हम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है डिजीज आपका, तो डिजीज में देख लेना, डिजीज में आपका पहला लगता है रूट रॉट यानी कि जड़ सड़न, कौन सा, जड़ सड़न। तो इसके लिए आपका मैक्रोफोमिना फैसियोलाई, क्या है, मैक्रोफोमिना फैसियोलाई कवक है। जड़ों पर कत्थई रंग के धब्बे पड़ते हैं, जड़ों पर कत्थई रंग के धब्बे पड़ते हैं। रस्ट जो इसमें लगती है उसका नाम होता है पक्सीनिया मैंथी, पक्सीनिया मैंथी होता है। पाउडरी मिल्ड्यू की यदि हम बात करें तो इरिसिफी सिकोरेसेरम कवक, कौन सा, इरिसिफी सिकोरेसेरम कवक लगता है किसमें, पाउडरी मिल्ड्यू में लगता है, ठीक है। एक होता है आपका पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरा होता है आपका डाउनी मिल्ड्यू, क्या होता है, दूसरा होता है आपका डाउनी मिल्ड्यू। तो ये हो गया आपका मेंथा। अगला है आपका सिट्रोनेला, सिट्रोनेला, तो बात करते हैं सिट्रोनेला के बारे में। इसका उपयोग इसकी पत्तियों से तेल निकालने में करते हैं। ज़्यादातर सभी चीज़ों से तेल ही निकाला जाता है आपके एरोमेटिक या मेडिसिनल प्लांट से। उसकी कोई तो लीफ होती है, कोई आपका कंद यूजफुल होता है, किसी की जड़ यूजफुल होती है, लेकिन उनसे ज़्यादातर हमें तेल ही यानी कि ऑयल ही प्राप्त होता है। ऑयल के अलावा या फिर हम उससे एल्कोलाइड प्राप्त करते हैं, ठीक है, इतना आप याद रख लेना। तेल में प्रमुख रासायनिक घटक कौन कौन से होते हैं तो देख लेना, सिट्रोनेला, जैसे आपका सिट्रोनेला कितना पाया जाता है, 32 से 45%, जेरिनियोल 12 से 18% और सिट्रोनिलॉल लगभग 12 से 15% और जीरेनाइल एसीटेट 3 से 18% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है ऑयल एक्सट्रैक्शन, क्या है, ऑयल एक्सट्रैक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो तेल कई विधियों से निकालते हैं, बट सबसे सस्ती विधि जल आसवन अधिक प्रयोग में लाई जाती है। सिट्रोनेला की सूखी पत्तियां यानी कि सूखी लीफ से तेल निकाला जाता है। पहले पत्तियों को बारीक काटा जाता है, फिर अच्छी तरह दबाकर भभका में भरा जाता है। एक बार आसवन में लगभग 1.5 हेक्टेयर लगता है, इसमें 1.5 घंटा लगता है। इसमें तेल का परसेंटेज 0.5 से 0.8% तक होता है। आसवन के उपरांत तेल को फिल्टर पेपर पर छान लेते हैं, क्या करते हैं, तेल को फिल्टर पेपर पर छान लेते हैं और जीआई चादर से बने ड्रमों में भर देते हैं, जीआई चादर से बने ड्रमों में भर देते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला है आपका खस, जैसे हम बोल देते हैं वेटेवर, क्या बोल देते हैं, वेटेवर यानी कि वेटेवर जिजेनॉइड्स, इसका साइंटिफिक नाम होता है वेटेवर जिजेनॉइड्स। तो जो आपका वेटेवर होता है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई जान लेते हैं। वेटेवर शब्द की उत्पत्ति तमिलनाडु के वेलवन शब्द से मानी जाती है, किससे मानी जाती है, तमिलनाडु के वेलवन शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ खोदी हुई जड़ें या खोदी गई जड़ें होता है, ठीक है, खोदी गई जड़ें होता है, ठीक है। इसके तेल में खुशीमॉल, वेटिसिलनॉल, खुशॉल और खुशीलाल नामक रसायन पाए जाते हैं। इनको आपको याद रखना है, जो आपके रसायन हैं इसके तेल में खुशीमॉल, बेटिसिलनॉल, खुशॉल और खुशीलाल नामक रसायन पाए जाते हैं। कौन से रसायन पाए जाते हैं, खुशीमॉल, बेटिसोलॉल और खुशॉल और खुशीलाल, ठीक है, ये आपके रसायन पाए जाते हैं। जड़ों में 0.6 से 1.2% तक तेल पाया जाता है। इसका जो है हैती एवं इंडोनेशिया में सर्वाधिक खस के तेल का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है, इंडोनेशिया और हैती में इसका जो है सर्वाधिक खस के तेल का उत्पादन होता है। इसको आपको याद रखना है। अगला है आपका ऑसिमम। ऑसिमम को आप सभी लोग जानते होंगे, हिंदी में हम तुलसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
तुलसी बोलते हैं। तो इसकी कई स्पीसीज़ होती हैं, स्पीसीज़ पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इससे सुगंधित तेल मिलता है। क्या मिलता है? इससे सुगंधित तेल मिलता है जिसका रंग हरा होता है। कैसा होता है? जिसका रंग हरा होता है, जिसमें सिट्रॉल, जीरेनियोल, मेथाइल चैविकॉल और यूजेनॉल, थाइमॉल, लिनालून एल्कोलाइड पाए जाते हैं। कौन से? सिट्रॉल, जीरेनियोल, मिथाइल चैविकॉल और यूजेनॉल, थाइमॉल और लिनालून एल्कोलाइड पाए जाते हैं। ठीक है। वैरायटीज़ के बारे में यदि हम बात करें, यानी कि तो देखिए पहले तो इसकी स्पीसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ऑसिमम बैसिलियम, ऑसिमम बैसिलियम जो कि आपकी वन तुलसी कही जाती है। क्या कही जाती है? वन तुलसी। और इनके साइंटिफिक नाम पूछ लिए जाते हैं। कैसे? कि निम्नलिखित में से वन तुलसी का वैज्ञानिक नाम है, तो क्या है? ऑसिमम बैसिलियम है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है। ऑसिमियम ग्रेटिसिमम किसका साइंटिफिक नाम होता है? राम तुलसी का होता है। ठीक है। उसके बाद ऑसिमियम सैंक्टम होता है, जिसे हम होली बेसिल बोल देते हैं। ठीक है। और ऑसिमम मिनिमम होता है, यह पानी, यह बॉनी वैरायटी है। कैसी है? यह जो है आपकी बॉनी वैरायटी होती है, यानी कि ड्वार्फ वैरायटी होती है। ऑसिमम अमेरिकानम, यह जो है आपकी काली तुलसी होती है। कैसी होती है? काली तुलसी होती है। तो जो आपकी वन तुलसी होती है वह जो है आपकी स्वीट बेसिल, मतलब कैसी? मीठी तुलसी के नाम से भी जानते हैं। इसकी यदि हम वैरायटी के बारे में बात करें तो RRL OC12 और क्लो ऑसिमम CMI सौम्यर, तो ये सौम्या, ये जो है आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। ऑसिमम ग्रेटिसिमम की यदि हम बात करें तो श्रबी बेसिल, राम तुलसी, इसका जो वैरायटी है वह है RRLOC11। ठीक है। होली बेसिल CMI, इसका जो है CMI, इसकी जो है क्या है? अग्ना व वायु, ये सभी इसकी वैरायटीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपकी ऑसिमम मिनिमम है यह बॉनी वैरायटी है, और ऑसिमम अमेरिकानम है, यह जो है आपकी क्या है? यह आपकी काली तुलसी होती है। ठीक है। उसके बाद अगला है, अगली क्रॉप है आपकी टर्मरिक। कौन सी है? टर्मरिक। तो टर्मरिक के बारे में, यानी कि हल्दी के बारे में यदि हम बात करें, हल्दी के बारे में यदि हम बात करें तो हल्दी जो होती है वह विश्व में हल्दी उत्पादन करने वाले देशों में भारत का प्रमुख स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रमुख स्थान है। जो विश्व का 76% हल्दी उत्पादन करता है। कितना करता है? विश्व का 76% हल्दी उत्पादन करता है। हल्दी में, यानी कि विश्व में जितने भी हल्दी का उत्पादन होता है उससे सिर्फ और सिर्फ अकेले भारत ही 76% उत्पादन करके दे देता है हल्दी का। ठीक है। उसके बाद हल्दी में रंगीन पदार्थ करक्यूमिन 2.6 से 6.6% तक वाष्पशील का मतलब वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाष्पशील तेल पाया जाता है किसमें? तो टर्मरिक में। तो वाष्पशील तेल की इसमें मात्रा 3 से 5% होती है। कितनी होती है? 3 से 5% होती है। इसमें ऑलियोरेसिन की मात्रा पाई जाती है, जो हरे रंग का पदार्थ होता है। हरे रंग का पदार्थ होता है। ठीक है। प्रोसेसिंग के बारे में यदि हम बात करें कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, प्रोसेसिंग जो है वह किस प्रकार से की जाती है, तो देखिए कच्ची हल्दी से संसाधन द्वारा सूखी हल्दी बनाते हैं। ठीक है। इसमें गांठों को उबालते हैं। गांठें 2 से 3 घंटे में उबल जाती हैं। जब बर्तन के मुंह से पीला हल्दी के रंग का झाग निकलने लगे तब समझें कि हल्दी की गांठें पूरी तरह उबल चुकी हैं। इसके बाद गांठों को सुखाते हैं जब तक कि उनमें नमी 8% ना हो जाए। ठीक है। पॉलिशिंग या कलरिंग की यदि हम बात करें तो इसमें पॉलिशिंग और कलरिंग की जाती है। किस प्रकार से? हाथ से चलने वाले ड्रम में एक हैंडल लगा रहता है, जिसे चलाने पर ड्रम के भीतर बने छोटे छोटे टुकड़ों में गांठें रगड़कर उनकी पॉलिश हो जाती है। ठीक है। 1 घंटे में इस विधि में 9 से 10 हल्दी की पॉलिश होती हैं। कितनी होती है? 1 घंटे में लगभग हल्दी की 9 से 10 पॉलिश की जाती हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ से कि 1 घंटे में लगभग हल्दी की कितनी पॉलिशिंग होती है, तो लगभग 9 से 10 बार। ठीक है। हल्दी पर रंग उपभोक्ता को आकर्षक करने वाला पदार्थ है। हल्दी को उसके पाउडर का गाढ़ा घोल बनाकर उससे रंग देते हैं, जिससे हल्दी का रंग नेचुरल येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है? नेचुरली येलो हो जाता है। रंगने के बाद इसे धूप में सुखाकर फिर से ड्रम में डालकर घुमा दिया जाता है। ठीक है। जिससे गांठों में चमक तथा निखार आता है। 100 किलोग्राम कंदों पर रंग चढ़ाने के लिए हल्दी पाउडर तैयार
करके फिटकरी 0.04 किलोग्राम हल्दी पाउडर, 2 किलोग्राम अंडी का तेल और 0.14 किलोग्राम सोडियम बाइसल्फेट, 30 ग्राम HCl, 30 ml मिक्सचर का मिला करके इसको हम क्या कर देते हैं, पूरा इसमें मिला देते हैं। तो इससे जो है हल्दी की अच्छी तरीक़ा से पॉलिशिंग हो जाती है, उसमें अच्छी तरीके से निखार आ जाता है और वह मार्केट में कॉमर्शियली मार्केट के लिए वह जो है उपयोगी हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला जो आपकी अगली क्रॉप है वह है आपकी जिंजर। जिंजर यानी कि अदरक। क्या होता है? जिंजर का मतलब अदरक होता है। ठीक है, तो जिंजर के बारे में यदि हम बात करें तो विश्व में अदरक की खेती भारत, जर्मेनिका, सिएरा लियोन, नाइजीरिया, ब्राज़ील, चीन में प्रमुखता से होती है। किससे होती है? प्रमुखता से होती है। भारत का विश्व में कुल उत्पादन, भारत का विश्व में कुल उत्पादन में 70% का योगदान है। कितना योगदान है? 70% का योगदान है। ठीक है, भारत में इसका सबसे अधिक क्षेत्रफल केरल राज्य में है, जो कुल उत्पादन का 25% उत्पादन करता है। कितना करता है? 25% उत्पादन करता है। अदरक का प्रमुख घटक ओलियो रेसिन है, जो भारतीय कंदों में 4.5% तथा बायोडी जिनेरिया की अदरक में सर्वाधिक 10.5% होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जिंजर। अब देखिए आगे भी बात कर लेते हैं जिंजर के बारे में। कच्ची अदरक से सौंठ बनाने की विधि। सौंठ हम किस प्रकार से बनाते हैं, कच्ची अदरक से सौंठ हम किस प्रकार से बनाते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे आपका जो है क्या आता है, आपका जो है, एक सेकंड, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। हाँ देखिए, जैसे आपका बिना धुली विधि। कैसी विधि? बिना धुली विधि में हम क्या करते हैं, अदरक से सौंठ बनाने के लिए फसल की खुदाई बुवाई के 240 से 250 दिन बाद करते हैं। गांठों पर लगी जड़ों तथा मिट्टी को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। गांठों को 12 घंटे स्वच्छ जल में डुबोकर रखते हैं। इसके उपरांत तेज चाकू की मदद से लंबी लंबी गांठों के ऊपर का छिलका हटाते हैं। लंबी गांठों की सौंठ अच्छी होती है। छिलका हटने के बाद गांठों को साफ पानी से धोते हैं तथा उन्हें सुखाते हैं, जब तक कि नमी 10% से कम ना रह जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई बिना धुली विधि। अब बात करते हैं धुली विधि के बारे में। तो इस विधि में छिलका हटाने के बाद उन्हें 2% चूने के घोल में 6 घंटे तक डुबाते हैं। इसके उपरांत गांठों को बाहर निकाल कर सुखाते हैं। 15 से 20 दिनों में अच्छी तरह सूख जाने पर बांस की टोकरी में रगड़ कर चमकीला बनाते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी धुली विधि। ये हो गया आपका अदरक पूरा कंप्लीट होता है। आगे है आपका फनेल। क्या है? फनेल, जिसे हम हिंदी में सौंफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम हिंदी में सौंफ बोलते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फनेल के बारे में। यह 1 वर्षीय, 2 वर्षीय तथा बहुवर्षीय रूप से उगने वाला पौधा है, लेकिन भारत में इसे 1 वर्षीय रूप में उगाते हैं। लेकिन भारत में इसे सिर्फ और सिर्फ 1 वर्षीय रूप में ही उगाते हैं। विश्व में इसकी खेती रोमानिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, भारत तथा जापान में बड़े पैमाने पर होती है। कहाँ पर होती है? बड़े पैमाने पर होती है। इसमें एक वाष्पशील तेल पाया जाता है। अब देखिए, वहाँ पर हल्दी में भी तेल पाया जा रहा था और आपको फनेल में भी, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यदि हल्दी ऑप्शन मिले तो हल्दी लगाना है, यदि फनेल मिले तो आपको फनेल लगाना है। ठीक है, तो इसमें एक वाष्पशील तेल पाया जाता है, जो भारतीय और यूरोपियन किस्मों में क्रमशः 0.7 से 1.2% व 4 से 5% तक होता है। तेल में खुशबू एनेथॉल व फ्रैक्रॉन पदार्थ के कारण आती है। सौंफ के बीजों में मुख्य रूप से विटामिन B1, B2, नियासिन यानी कि B3 और विटामिन सी और विटामिन ए। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, तो ये सभी विटामिन आपकी पाई जाती हैं। तो यानी कि विटामिन ए, बी और सी, और जो है आपकी बी में B1, B2 और B3, ये सभी आपकी विटामिन पाई जाती हैं। तो जो आपका फॉनिकुलम डोल्स से प्राप्त तेल स्वाद में मीठा होता है, इसलिए इसे मीठी सौंफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसे मीठी सौंफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है आपका धनिया। धनिया यानी कि कोरिएंडर।
देखिए कोरिएंडर के भी बारे में यदि हम लोग बात करें तो कोरिएंडर जो है वह विश्व में मोरक्को, रोमानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, हॉलैंड व मिस्र में प्रमुख रूप से तथा इंग्लैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमित रूप से उगाते हैं। भारत में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, यूपी तथा कर्नाटक में इसकी खेती अच्छे पैमाने पर की जाती है। ठीक है, इसके दाने में तेल की मात्रा 0.4 से 1% तक पाई जाती है। वाष्पशील तेल में करीब 26% हाइड्रोकार्बन व शेष ऑक्सीजन युक्त यौगिक होते हैं, जिनमें लिनालिन व कॉन्ड्रीसॉल मुख्य है। धनिया की पत्तियों में विटामिन ए 1530 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। तो ये तो बात होगी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किससे रिलेटेड, धनिया से रिलेटेड। अब बात करते हैं क्यूमिन, क्यूमिन के बारे में। ठीक है, तो क्यूमिन के बारे में यदि हम लोग बात करें, क्यूमिन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्यूमिन को हिंदी में हम कह देते हैं क्या, जीरा। क्या कह देते हैं, जीरा कह देते हैं। तो क्यूमिन जो होता है, क्यूमिन का साइंटिफिक नेम क्यूमिनम साइमिनियम होता है। ठीक है, विश्व में इसकी खेती भारत, मिस्र, इजराइल, लीबिया, ईरान, पाकिस्तान, जापान इत्यादि देशों में की जाती है। भारत में जीरा मुख्य रूप से राजस्थान व गुजरात राज्यों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। इसके दानों में पाई जाने वाली वाष्पशील तेल की मात्रा, अब देखिए जीरा में भी आपका वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, 2.5 से 4% तक इनकी मात्रा भी आपको याद रखनी है। 2.5 से यानी कि 2.5 से 4% तक वॉलेटाइल तेल पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। इसमें उपस्थित क्यूमिनॉल के कारण जायकेदार सुगंध आती है, यानी कि इसमें एरोमा भी आती है। ठीक है, उसके बाद अगला आपका क्रॉप है, अगली है आपकी टी। टी का मतलब चाय। तो चाय के बारे में बात कर लेते हैं। चाय जो है यह एक आपकी प्लांटेशन क्रॉप होती है। ठीक है, आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, तो जो आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वह मुख्यतः आपसे जो है प्लांटेशन क्रॉप में आपका चाय दिया हुआ है, कॉफ़ी है, रबर है, कोकोनट है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। टी, जैसे चाय के बारे में यदि हम बात करें तो चाय को पेय पदार्थ की रानी यानी कि बेवरेज, क्वीन ऑफ बेवरेज कहा जाता है। पेय पदार्थ की रानी के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में से टी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में से टी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति चीनी भाषा के टे से हुई थी। किससे हुई थी, टे से हुई थी। चीनी भाषा के शब्द टे से हुई थी। विश्व में भारत, चीन, अफ्रीका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, रूस, मलेशिया में इसकी खेती अच्छे पैमाने पर की जाती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक चाय पैदा करने वाले राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल प्रमुख हैं। तो ये राज्य जो हैं ये आपके प्रमुख राज्य हैं। इनकी जो प्रोसेस यानी कि जो आपकी क्रियाएं की जाती हैं उनसे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। जैसे इसमें पहली क्रिया होती है स्किफिंग। क्या होती है, स्किफिंग होती है। तो स्किफिंग में क्या किया जाता है, दो प्रूनिंग में झाड़ियों पर हल्की काट छांट की जाती है। इसे स्किफिंग कहते हैं। सर्वोत्तम समय अगस्त सितंबर माह होता है। क्या होता है, सर्वोत्तम समय अगस्त सितंबर माह होता है। ठीक है, तो सेंटिंग के बारे में यदि हम बात करें तो धरातल से 20 सेंटीमीटर ऊपर तक पौधे के मुख्य तने काट दिए जाते हैं। जहां से काटा गया है उसके नीचे 8 से 10 परिपक्व पत्तियां छोड़ देते हैं ताकि सिरे पर ज़्यादा टहनियाँ ना निकल आएँ। इसे सेंटिंग कहते हैं। इसे पौधरोपण के 4 से 6 माह बाद करते हैं। ठीक है, बात करते हैं टिपिंग के बारे में। तो जो आपकी टिपिंग क्रिया होती है इसमें गैर अविकसित प्ररोह तोड़ दिए जाते हैं। पहली टिपिंग पौध के 35 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करते हैं। दूसरी टिपिंग 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर करते हैं। टिपिंग उस समय करते हैं जब लकड़ी अधिक कठोर हो, उस समय पर 3 से 4 पत्तियां और कली हों। क्या हों, 3 से 4 पत्तियां और कली हों, तब हम टिपिंग करते हैं। अगला है आपका विदरिंग। तो विदरिंग में आपका ब्लैक टी बनाने की यह प्रथम अवस्था है। इसमें CIC मतलब क्रश, टी और कर्ल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, पिछली बार पूछा भी गया था। तो जो है आपकी यह तीनों क्रियाएं आपकी किसमें की जाती हैं, टी में की जाती हैं। क्रश, टीयर और जो है आपकी क्रशिंग, टीयरिंग और आपकी कर्लिंग द्वारा पत्तियों में 15 से 20% नमी होती है, नमी करना होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी यानी कि टी का हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, टी को हम मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो चाय पूरी तरह किण्वन द्वारा तैयार करते हैं, उसे ब्लैक टी के नाम से जानते हैं। बिना किण्वन वाली चाय को ग्रीन टी कहते हैं तथा आंशिक किण्वन द्वारा बनी चाय को
ओलोंग टी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन ब्लैक टी 75% का है, ठीक है, 75% का है। तो ये हो गई आपकी टी। बात कर लेते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी देखिए आपकी, कॉफ़ी का चाय के बाद दूसरा स्थान है। कॉफ़ी का चाय के बाद दूसरा स्थान है। सूखे दाने भूनकर पीसकर पाउडर के रूप में यूज करते हैं। कॉफी का प्रवेश 1600 ईस्वी में एक मुस्लिम तीर्थयात्री बाबा बूढ़न के द्वारा हुआ था। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में ब्राजील, जबकि उत्पादकता में वियतनाम का प्रथम स्थान है। बट गुणवत्ता में सबसे आगे भारत का कॉफी उत्पादन में विश्व में 6वां स्थान है, लेकिन गुणवत्ता में सबसे आगे है। कहाँ पर? गुणवत्ता में सबसे आगे है। भारत में इसकी खेती का 90% हिस्सा कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में है। कहाँ पर है? 90% कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में की जाती है। बिकॉज प्लांटेशन क्रॉप्स वहीं पर की जाती हैं जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रखें ना। पार्चमेंट कॉफ़ी के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें बीज के ऊपर के गूदे को सड़ाकर साफ किया जाता है, जिसके लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। इसे अरेबिका कॉफ़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अरेबिका कॉफ़ी भी कहते हैं। चेरी कॉफ़ी के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें कॉफ़ी को सुखाकर छिलके अलग कर बीज प्राप्त करते हैं। इसे रोबस्टा कॉफ़ी की तरह तैयार करते हैं। कैश्यू नट के बारे में यदि हम बात करें तो कैश्यू नट यानी कि काजू के बारे में। किसके बारे में? काजू के बारे में। तो काजू फल के 2 भाग खाए जाते हैं। एक भाग को बीजपत्र, जिसका प्रयोग मेवा के रूप में करते हैं। दूसरा भाग मांसल पुष्पासन होता है, जिसे काजू सेब कहते हैं। और काजू जो होता है वह हमेशा फल के बाहर लगता है। कहाँ पर लगता है? फल के बाहर लगता है काजू। ये आपका फल है तो यहाँ पर काजू लगेगा नीचे, सूखा काजू, ठीक है। तो काजू हमेशा फल के बाहर, यानी कि पूछा जाता है कि किस फसल में बीज जो है फल के बाहर बनता है, तो काजू में ही बनता है। कहाँ पर? किसमें? काजू में ही बनता है, ठीक है। काजू फल के 2 भाग खाए जाते हैं। एक भाग को बीजपत्र कहते हैं, जिसका प्रयोग मेवा के रूप में करते हैं। दूसरा आपका भाग मांसल पुष्पासन होता है, जिसे काजू सेब के नाम से भी जानते हैं। खाया जाने वाला मांसल पुष्पासन मीठा होता है, इसलिए इसका प्रयोग फैनी नामक शराब बनाने में करते हैं। इसका क्वेश्चन पिछले 2021 वाले पेपर में भी किया गया था, ठीक है। भारत के अतिरिक्त यह ब्राज़ील, पुर्तगाल, दक्षिणी अफ्रीका, भारत के अतिरिक्त यह ब्राज़ील, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में व्यावसायिक रूप से उगाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका काजू का सबसे बड़ा आयातक यानी कि इम्पोर्टर। क्या है? इम्पोर्टर। आयातक जो है देश है। कहाँ पर? काजू अमेरिका में सबसे ज़्यादा आयात किया जाता है, यानी कि मंगवाया जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग के बारे में यदि हम बात करें तो कच्चे काजू से खाने योग्य गिरी को हाथ द्वारा अलग करते हैं। इसके बाद इसे भूनकर छिलका उतारते हैं, फिर गिरी को सुखाते हैं। तत्पश्चात गिरी के ऊपर चिपका बीज चोल छील कर हटाते हैं। प्राप्त बीज पत्र का श्रेणीकरण कर पैकिंग करते हैं। क्या करते हैं? पैकिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली क्रॉप है आपकी कोकोनट। कौन सी है? कोकोनट क्रॉप है। तो जो आपकी नारियल होता है, नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। 2021 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। नारियल को कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसकी गिरी का उपयोग भोजन करने में करते हैं तथा इससे तेल निकाला जाता है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 60 से 75% तक होती है। इसे स्वर्ग का वृक्ष भी कहा जाता है। भारत कोकोनट का प्रमुख उत्पादक देश है। क्या है? भारत कोकोनट का प्रमुख उत्पादक देश है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इसके उत्पादन में अग्रणी हैं। तो ये जो है आपकी सभी क्रॉप्स कंप्लीट होती हैं। इतना ही आपको पढ़ना है। इतना पढ़ने के बाद जो हमने आपको जितनी भी क्रॉप्स प्रोवाइड कराई हैं, पहले हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, उसके नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे चुके हैं अपने। जिन्होंने नहीं देखे हैं वीडियो प्लीज़ देख लें, ठीक है। और उनके नोट हमने टेलीग्राम चैनल पर हमने नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, उनको पढ़ लें। और ये जो है इसका वीडियो भी आप देख लेना। इसके नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर ही, ठीक है। तो आई होप कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। कोशिश करेंगे कि शाम को इसका जो है एक रिवीजन करवा दें जल्दी से, थोड़े से समय में। और यदि क्वेश्चन देखेंगे, यदि कुछ क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, शाम तक, ठीक है। तो परेशान ना हो, पेपर आपका अच्छा होगा।
कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।